क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आप लोग आज वैद्युत चालन लेसन को पढ़ेंगे। इसके पहले के जो लेसन हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं। आप उन वीडियो को देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उन लेसनों से पूछा जाता है। इस लेसन में भी कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है। लगभग हर वर्ष आपको ये टॉपिक एग्ज़ाम में मिलता ही रहेगा। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि हो सकता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में या दिसंबर के लास्ट में आप लोगों का ये डिक्लेयर हो जाए कि एग्ज़ाम किस मंथ में होना है। ये चीज़ डिक्लेयर हो सकती है। चैनल से जुड़े रहिए, अच्छी तैयारी आप करिए। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा आप लोगों की वहाँ पे मदद की जाएगी। आज का टॉपिक आपके सामने है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है। आज आपको ये पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप जान लें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है और वैद्युत धारा क्या होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें वैद्युत धारा को समझना चाहिए। वैसे वैद्युत धारा आप लोगों को वैद्युत धारा के बारे में जानकारी होगी क्योंकि छोटी क्लास में ही आपको वैद्युत धारा के बारे में बता दिया जाता है। क्लास 10 में ही वैद्युत धारा की बात हो जाती है। चले क्लास 12th के बेस पर आज हम लोग वैद्युत धारा को समझते हैं। वहाँ पे अलग तरीके से समझा था, यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा और डीपली समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के रूप में। और हम क्षेत्र में कोई आवेश, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई ऋणावेश हो या फिर वो धनावेश हो, जब वो रखा जाता है तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इन आवेशों पर बल आरोपित करता है। धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र इन पर बल आरोपित करता है। यदि ये आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हों, फिक्स ना हो, ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिधर बल लगता है उसी दिशा में गति करना प्रारंभ करती है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में गति करेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेगा। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके विपरीत गति करता है। और चूंकि धनावेश पर बल इधर लग रहा है तो ये बल की दिशा में ही गति करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल समान होगी। ये समान दिशा में गति करेगा। और जब ये आवेश गति करते हैं तो आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग धारा के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो धारा क्या है? ये आवेश का प्रवाह होता है। लेकिन समय के साथ अगर इसको जोड़ें तो हम लोग धारा को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि किसी भी आवेश के प्रवाहित होने की दर को, वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है और स्मॉल आई इक्वल टू क्यू अपान में टी इसका फार्मूला होता है। ये वैद्युत धारा का फार्मूला है और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ये एसआई पद्धति का मात्रक है। वैसे आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होगा, लेकिन एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक परमाणु है
और इस परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से मुक्त हो जाए, यहाँ से मुक्त हो जाए, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जो फ्री हो जाता है, इसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन जैसे किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो ये जो पूरा परमाणु होता है ये धन आवेशित हो जाता है, और तब इसे हम परमाणु नहीं कहते हैं, तब ये धनायन के नाम से जाना जाता है। ये धनायन फिर कहा जाएगा। आप परमाणु इसको नहीं कह सकते हैं। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो उसको तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन वो परमाणु जो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें धनावेश की अधिकता हो जाती है, तो वो पूरा परमाणु धनावेशित हो जाता है, तब आप परमाणु नहीं कह सकते हैं, उसको फिर आप धनायन के नाम से जानेंगे। अब ये जो धातुएं होती हैं, इनमें ऐसा बहुत होता है कि जो इसके भीतर परमाणु होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी धातु में धनायन भी होते हैं और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी भारी संख्या में होते हैं, क्योंकि धातुओं के जो परमाणु होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से मुक्त होते हैं। अब मान लीजिए कि इस चालक तार के सिरों पर हम यहाँ पे विभवांतर स्थापित कर दें, तो जैसे हम यहाँ पे विभवांतर स्थापित करेंगे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए कि हमने जब विभवांतर स्थापित किया तो यहाँ पे धन विभव दे दिया, यहाँ पे ऋण विभव दे दिया, तो यहाँ पे धन हो जाएगा और यहाँ पे ऋण विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब आप इसके पहले समझ चुके हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा। वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से चालक के चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा, तो धनावेश गति करेगा इस डायरेक्शन में, ऋणावेश गति करेगा इस डायरेक्शन में। जो धन विभव होता है उसको हम लोग कहते हैं उच्च विभव। जिधर सिरा धन होगा चालक तार का वो कहलाएगा उच्च विभव कहलाएगा, और जिधर ऋण सिरा होगा वो कहलाएगा निम्न विभव कहलाएगा। ये निम्न विभव कहलाता है। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे गति करेगा, वो तो इधर की तरफ गति करेगा इस डायरेक्शन पे, यानी वो तो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएगा। तो बस यही अनुगमन वेग की परिभाषा बन जाती है कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस औसत वेग से अनुगमन करते हैं उसी को हम लोग अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अनुगमन वेग, या फिर इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसको वीडी से डिनोट किया जाता है। आज हमें इन्हीं दोनों में संबंध स्थापित करना है कि वैद्युत धारा क्या होती है ये हमने समझ लिया, अनुगमन वेग क्या होता है ये समझ लिया। अब वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना हम लोग सीख लेते हैं। तो कोई भी बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और बहुत ही आसानी से आप इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं, और आपकी परीक्षा में आएगा तो आप अच्छे नंबर भी वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक हम चालक तार बना लेते हैं और ये मानते हैं कि इस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है, इसका क्षेत्रफल हम कैपिटल ए मानते हैं। इसके भीतर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और ये मानते हैं कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो वीडी है। वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कि वो इस तरीके से है, इधर से इधर की तरफ, ये इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब चालक तार का जो अनुगमन वेग है वो हमने यहाँ पे माना वीडी। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने मान लिया कैपिटल ए, और ये इधर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इस चालक के एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको और मानते हैं कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल n है। कितने में? एकांक आयतन में।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, आप इसको जो है समझिए, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। चालक तार के संपूर्ण आयतन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, संपूर्ण आयतन में नहीं, संपूर्ण चालक तार में नहीं हम कह रहे हैं। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि दूरी बराबर जो फार्मूला होता है वो चाल इंटू में समय होता है, चाल इंटू में समय होता है। और बात अगर हम यहाँ पे 1 सेकंड की करें, क्योंकि ये जितना भी डेरिवेशन है वो 1 सेकंड के लिए ही सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसे में दूरी फिर कितनी आ जाएगी? चाल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वीडी, यही इसकी चाल है। समय 1 सेकंड, तो दूरी कितना आ जाएगा? दूरी आ जाएगा वीडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात 1 सेकंड की करें तो इस चालक तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में वीडी दूरी तय करेंगे, यानी जो उनकी चाल होगी उसके बराबर दूरी तय करेंगे। तो ऐसे में इस चालक का 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो इस चालक का संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा? चालक का आयतन हमें समझ लेना चाहिए। तो चालक का आयतन अगर निकालना है तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल और इंटू में लंबाई। क्षेत्रफल है a और यही जो लंबाई है, यानी चालक तार में वीडी दूरी अगर तय करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वीडी दूरी तय करेगा वो चालक तार की लंबाई के बराबर रहेगा। लंबाई के स्थान पर हमने वीडी कर लिया। ये क्या है? ये चालक तार का संपूर्ण आयतन है। लेकिन ऊपर क्या दिया था? एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में, और चालक तार का आयतन कितना है? AVD है। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 1 सेकंड में चालक के संपूर्ण आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में चालक के संपूर्ण आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये निकालना हमको यहाँ पे सीखना है। बहुत सरल है। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो फिर AVD आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n का इसमें आप गुणा कर लीजिए, एक एक नियम जैसे हम लोग पढ़ा करते थे। एक किताब का दाम 5 रुपया है, तो 4 किताबों का दाम 5 में 4 का गुणा करते थे। वैसे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है n, लेकिन आयतन है NAVD, तो फिर इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n का AVD में गुणा कर लीजिए, तो NAVD यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमको तो निकालना है कि t सेकंड में इस चालक तार के संपूर्ण या अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो अगर 1 सेकंड में NAVD गुजरते हैं तो फिर स्मॉल t सेकंड में स्मॉल t से गुणा कर लेते हैं NAVD और t, और इसे हम कैपिटल N से लिख लेते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। लेकिन चूंकि अगर हमको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है तो इस पूरे चालक तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितना आवेश गुजरता है इसको निकाल सकते हैं, Q बराबर NE फार्मूला को लगा करके। तो Q इक्वल टू N तो हम पहले निकाल चुके हैं, NAVD और ये वाला E यहाँ पे और लिख लेते हैं। ये हमें कुल आवेश पता चल गया। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे धारा को जानें। तो I बराबर Q बाई T होता है, ये धारा का फार्मूला है। I इक्वल टू Q की जो वैल्यू है वो Q के स्थान पर यहाँ रख लें, NAVD T और E, और नीचे क्या रहेगा? T से T कैंसिल। तो इस तरीके से I इक्वल टू क्या बन जाएगा? NAVD और E आ जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पढ़ने में आसानी होगी। I इक्वल टू N, इसके बाद E लिख लो, नंबर 1 पर N, नंबर 2 पर E लिख लो, फिर नंबर 3 पर A लिख लेते हैं, लास्ट में चौथे नंबर पर
VD कर देते हैं, पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। I इक्वल टू NEAVD। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित कर लिया। तुरंत ही एक डेरिवेशन और समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी इसके साथ में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे धारा घनत्व को समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। ये चालक तार है और ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। जब धारा बहेगी तो वो हरदम अनुप्रस्थ परिच्छेद के इस प्रकार से लंबवत बहेगी, इस प्रकार से। तो धारा घनत्व को डिफाइन इसी प्रकार से किया जाता है कि किसी भी चालक तार के किसी बिंदु, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है, किसी बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत बहने वाली धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, और इसको J से लिखा जाता है, J इक्वल टू I/A। अब मुद्दा यह है कि धारा घनत्व अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, जबकि इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध सीखा था। तो चूंकि जो पहले फार्मूला आया था I इक्वल टू NEAVD, उसको हम लोग यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ रख दें, तो फिर J इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे तो NEAVD और नीचे क्या रहेगा, A रहेगा, A से कैंसिल, तो J इक्वल टू क्या बन जाएगा, NEVD। ये दोनों में संबंध आ जाएगा। ये है धारा घनत्व और ये है अनुगमन वेग। इस प्रकार से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे। आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए, और ये आपके लिए नोट्स हैं इस पूरे डेरिवेशन के। ये नोट्स आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी तैयारी में ये मदद करेगा। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उस समय आप इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आप अपनी कॉपी में इनको लिखते रहिए ताकि परीक्षा के समय आपको ये काम आते रहें। थैंक यू।